आप लोगों को हैंडल नहीं करते, यू डोंट हैंडल पीपल, यू हैंडल द माइंड्स ऑफ पीपल। तो आप लोगों के मन के साथ काम करते हैं और ये लोगों को मन को समझना बहुत ज़रूरी है। वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू थिंक बट वी स्टार्ट वरीइंग। तो पहली बात, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सोचना मत। जैसे बहुत आगे का मत सोचो। जैसे कार मैकेनिक होता है, अब शायद वो पढ़ा लिखा नहीं होता लेकिन उसके पास एक स्किल है। एक डॉक्टर के पास एक स्किल है, तो वो हुनर अगर आपके पास नहीं हो तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओ। सो इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रेटेजिस्ट, सराउंड योरसेल्फ विद स्ट्रेटेजिस्ट। ऐसा अपने देश में या अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, अनुभवी होते हैं। चाणक्य कहते हैं अगर डिफिकल्ट पर्सन हो या सिचुएशन हो, दो चीज आपको करनी है। आप सभी का स्वागत है चाणक्य अनस्क्रिप्टेड के हिंदी पॉडकास्ट में। आज बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट है बिकॉज आज हम सीखने वाले कुछ ऐसे बिजनेस लेसन्स जो चाहे आप एक स्टार्टअप हो, फ्रीलांसर हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप फिर भी इनको आपकी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनसी सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं तो लोगों को हैंडल करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो एज पर आचार्य चाणक्य, डिफिकल्ट लोगों को कैसे हम हैंडल करें या मैनेज करें? पहली बात, लोगों को हैंडल करना कोई चैलेंज नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। जी। जैसे हम कहते हैं कि जब आपको आगे बढ़ना है या कोई बिजनेस में ग्रोथ करना है या करियर में ग्रोथ करना है तो लोगों का साथ तो लगेगा ही। जी। हाँ, ये सच बात है कि उनको कैसे हैंडल करना है ये शायद सब लोगों को पता नहीं है। जी। वहीं पे तो चाणक्य आता है। लेकिन अगर आपने वो सीख लिया, आप बहुत आगे जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जैसा राजा है, उसके साथ उसके मंत्रियां हैं और मंत्रियों के साथ उसका तालमेल अच्छा है, उनका ट्यूनिंग अच्छा है, तो राज्य भी बढ़ेगा। तो कैसे इस चैलेंज को हैंडल करें? तो सबसे पहली बात, हाँ, आप लोगों को हैंडल नहीं करते, यू डोंट हैंडल पीपल, यू हैंडल द माइंड्स ऑफ पीपल। सो आप लोगों के मन के साथ काम करते हैं और ये लोगों को मन को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हर व्यक्ति अलग होता है। और 100% ये सच है कि मणिराम, जो मन है वो किसी के काबू में नहीं है। जी। लेकिन आजकल के ज़माने में हम कहते हैं साइकोलॉजी, अगर आप थोड़ा पैटर्न देख ले, थोड़ा समझ ले, तो हम लोगों को हैंडल कर सकते हैं। तो चाणक्य ये कहता है कि हम अगर लोगों के मनस्थिति को समझे तो कोई भी परिस्थिति हम एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं। वाह सर, इसलिए आप अपनी बुक में ऐसे लिखते हैं कि लीडरशिप इज अ माइंडसेट। एब्सोल्युटली, इट्स अ माइंडसेट। ओके सर, इस पे अगर आप बता पाए कुछ। जी बिल्कुल। अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पोजीशन में लीडर नहीं होते लेकिन लोग उनका सुनते हैं। जैसे कोई घर में या फिर कोई गांव में आप देखो एक मुखिया होता है, पर वो मुखिया है एक पोजीशन, या फिर जैसे हम कहते हैं कि घर का जो करता है, इज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं जो सब चुपचाप रहते लेकिन सब उनका सुनते हैं। ही और शी इज ऑल्सो ए लीडर। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे माता है या फिर दादा दादी है जी। अभी वो वहाँ पे चुपचाप बैठ के अपना काम करते रहते हैं लेकिन उनके पास लोग एडवाइस के लिए जाते हैं। सो लीडरशिप इज डेफिनेटली अ माइंडसेट, इट्स ऑल्सो अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी किताब में भी मैंने लिखी है, व्हाट इज द थिंग दैट ए लीडर रिक्वायर्स। एक लीडर में क्या जरूरत है? मतलब दो चीज, लार्ज हार्ट एंड ए ब्रॉड शोल्डर। लार्ज हार्ट, दिल बड़ा होना चाहिए, लोगों की गलतियों को भी अपना लेना, बिकॉज हर फैमिली में, हर संस्था में सब लोग परफेक्ट नहीं होते, तो दिल बड़ा होना चाहिए। बट ब्रॉड शोल्डर टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंधे भी मजबूत होने चाहिए और दिल भी बड़ा होना चाहिए। वाह सर, आन्वीक्षी की वर्कशॉप में आप हमें सिखाते हैं कि एक लीडर को थिंकिंग टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं ना कि डायमंड के 58 फैसेट्स होते हैं, तो अलग अलग डायमेंशन से सोचो। तो सर, ये दोनों को हम कैसे अप्लाई करें? कोई भी हमें, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उससे सोचना कैसे है ये नहीं सिखाते। हम ये सिखाते हैं कि क्या सोचना है, इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है, लेकिन कैसे सोचना है। ये जो विद्या है, जैसे आपने कहा आन्वीक्षिकी, हमें सिखाता है किसके बारे में सोचना नहीं, जो भी वस्तु है, परिस्थिति है, उसके बारे में सोचना कैसे है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो दैट वी शुड नो हाउ टू थिंक। तो कैसे सोचना है? सबसे पहली बात, देयर आर मेनी स्टेप्स टू थिंकिंग। सबसे पहले बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए।
तो फॉर एग्जांपल ऐसे लोग सोचते बैठते हैं एंड देन उन्हें लगता है कि वो सोच रहे हैं, एक्चुअली सोच नहीं रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं. तो वी ऑलवेज से इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू थिंक बट वी स्टार्ट वरीइंग. करेक्ट. तो पहली बात, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सोचना मत. जैसे बहुत आगे का मत सोचो. तो लोग बोलते हैं जैसे 25 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, सोचो ही मत. हाँ, अगले साल 2 साल 5 साल तक ठीक है, हैव ए प्लान, नो डाउट, लेकिन इतना भी प्लानिंग मत करो क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे. मुझे अभी भी याद है कि जब हम पहले इंटरव्यूज़ देते थे, जब मैं नौकरी करता था, अभी तो नौकरी नहीं करता, नौकरी देता हूँ, तो मुझे याद है कि जब इंटरव्यू में एक सवाल, स्टैंडर्ड सवाल जो होते थे, वेयर डू यू सी योर सेल्फ फ्रॉम 5 years फ्रॉम टुडे, 5 साल के बाद तुम अपने आप को कैसे देखते हो. तो एक स्टैंडर्ड जवाब होता था लोगों का कि मैं अपने आप को इस पोजीशन में देखता हूँ, मैं इस जगह में देखता हूँ. लेकिन आज देखो कि सारे जवाब गलत हैं क्योंकि जो हमने सोचा, हाँ ऑफ कोर्स वो हमें हासिल करना है, लेकिन उससे शायद आगे भी आप निकल जाओ. करेक्ट. तो कैसे सोचना है, तो पहली बात क्या नहीं सोचना. फिर सोचना है तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से अगर इंग्लिश में हम कहें, यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग इट एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट एंड व्हाट फॉर यू आर गोइंग टू डू इट. इसके लिए करना है, कैसे करना है और क्यों करना है. उसके लिए प्लानिंग लगती है, स्ट्रेटजी लगती है. लेकिन अगर आपने निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो फिर जब तक आप विजेता नहीं होते, टिल यू बिकम सक्सेसफुल, डोंट क्विट. ओके. तो पहली बात तो आपको करना है कि नहीं करना है, और करना है तो सोच के, जीत के ही वापस आना है. वाह सर, आप बहुत लोगों को मेंटरिंग देते हैं और जैसे आप बताते हैं कि एक मेंटर इवॉल्व लीडर होते हैं, तो ये लीडर्स अपने आप को इवॉल्व कैसे करें? 3 चीज उसमें हम लोग कहते हैं 3 E's. एजुकेशन, अगर आप पढ़ते रहोगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, तो किताबें पढ़ो या फिर कोई कोर्स करो, कोई यूनिवर्सिटी या कोई शैक्षणिक संस्था में जाओ, तो एजुकेशन से आप इवॉल्व होते हो. तो आप सोचे कि जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी सोच अलग होती है, इज इवॉल्व. दूसरा जो है, इट इज एक्सपोजर. जैसे संस्कृत में कहावत है कूप मेंढक, तो जो फ्रॉग इन द वेल कहते हैं. तो अगर वो जो कूप मेंढक है वो अगर एक समंदर में जाए तो उसकी पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण बदल जाता है. तो अगर मैं कहता आप छोटे गांव में हो, कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, गांव में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन आप शहर जाओ तो आपकी दुनिया थोड़ी बदल जाती है. आप एक विदेश चले जाओ तो बोला अच्छा, ऐसी भी दुनिया होती है. तो फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज एक्सपोजर, द थर्ड इज एक्सपीरियंस. जिंदगी के अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, तो आप इवॉल्व होते हो. तो अगर ये आप करते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, सोचते रहो और आगे बढ़ते रहो. वाह. तो जब आप इवॉल्वमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी बार हमें कुछ नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे बिजनेस में नेगोशिएशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है. तो कुछ अर्थशास्त्र के मुझे आप ऐसे लेसन्स बता सकते हैं कि जो आज भी रेलेवेंट है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या करियर में हो या बिजनेस में हम अप्लाई कर सके? बहुत सारे, जैसे हम सप्तंग की बात करते हैं जी. जो काफ़ी पॉपुलर है अभी, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र. Yes. तो इसमें चाणक्य ने हमें बताया कि कैसे सोचना है. जैसे हम कहते हैं कि सप्त प्रकृति, तो एक राजा को क्या क्या सोचना चाहिए, तो पहले स्वामी, खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्या मैं अपने देश को, अपने संस्था को आगे बढ़ा रहा हूँ. लेकिन मैं अकेले नहीं सोच सकता, क्या मेरे पास अच्छी टीम है, अमात्य, क्या मेरी प्रजा खुश है, जैसे हम बिजनेस में कहते हैं कस्टमर. जनपद दुर्ग, क्या मेरे पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है. वैसे कोश दंड मित्र वगैरह वगैरह. तो आपको सोचना चाहिए. स्किल सेट की बात करें, देयर आर स्किल सेट्स एंड एटीट्यूड ऑल्सो. तो हमें एटीट्यूड भी डेवलप करनी चाहिए और स्किल सेट. एटीट्यूड क्या होता है कि नहीं, आई नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, एक राजा का कर्तव्य, इट्स एन एटीट्यूड. करेक्ट. तो ये आप कैसे, तो आपको अपना दिल बड़ा रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, सोचना इज ऑल्सो ए क्वालिटी. स्किल सेट, बहुत सारे स्किल है. जैसे आजकल हम कहते हैं AI का ज़माना है, तो इट्स अ स्किल सेट. तो आप एक छोटा सा कोर्स कर लो, थोड़ा वीडियोस देख लो, थोड़े एक्सपर्ट्स को समझ लो कि वो क्या बोलते हैं AI. आगे जाके शायद कोई नया स्किल सेट आया. तो टेक्नोलॉजी को अपनाना इसे स्किल सेट टुडे. लेकिन पहले के ज़माने में तलवार कैसे चलाना, इट वॉज अ स्किल सेट. मुझे याद है हम जब कॉलेज में थे तो नोइंग कंप्यूटर कैसे चलाना, इसे स्किल सेट. आज तो नॉर्मल है, कोई बड़ा सबको. मोबाइल चलाना वॉज अ स्किल. जिसे हिंदी में हम कहते हैं हुनर. You should have one skill that will also make you
बिल्ड अ करियर। जैसे कार मैकेनिक होता है, अब शायद वो पढ़ा लिखा नहीं होगा लेकिन उसके पास एक स्किल है, एक डॉक्टर के पास एक स्किल है, तो वो हुनर अगर आपके पास नहीं हो तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ हुनर भी बदलने चाहिए। द पर्सन हु नोस कंप्यूटर yesterday should know AI today and day after tomorrow he may require a different skill set। लेकिन क्वालिटी भी आपको बदलते रहनी चाहिए और सीखते रहनी चाहिए। वाओ। सो जैसे हमें पता है कि साम दाम दंडभेद, तो क्या ये हम रेगुलर बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, और कि अगर कोई डिफिकल्ट कस्टमर या क्लाइंट हो तो उन्हीं के लिए अप्लाई करना है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सामदान भेद दंड, ये हम जो बोलते हैं ये चाणक्य के चतुर उपाय है। तो बिजनेस में कैसे यूज करें? जैसे आपने कहा कि डिफिकल्ट कस्टमर है, तो हो सकता है कि शायद आपकी गलती ना हो फिर भी कस्टमर नाराज हो, तो साम का मतलब है सम, गिव हिम रिस्पेक्ट। चलो उसको जरा टाइम निकाल के मिलने जाओ, बैठो और उसे समझाओ कि देखो हमने कोशिश की है और आगे कोशिश करेंगे, तो डिस्कशन। बहुत सारे कस्टमर समझ भी जाते हैं, ओके, कि हाँ चलो यार, इट इज़ नॉट इंटेंशनली ही इज़ गिवन बैड सर्विस। लेकिन कभी कभी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं कि नहीं सुनते नहीं, फिर हम आते हैं दान, उनका जो पैसा है वापस कर दो, ओके, तो हो गया, रिलेशनशिप खत्म। अभी समझाने से नहीं समझ में आ रहा है तो आपका जो हमने पैसा लिया था, बहुत सारे वेबसाइट्स ये करते हैं। लेट्स से आपने कुछ ऑर्डर किया और आपको वो प्रोडक्ट सेटिस्फाइंग नहीं था, अगर आप कंप्लेंट लिखो तो इमीडिएट आपका पैसा रिटर्न कर देते। जैसे आजकल वो एक सिस्टम भी चल रहा है 100% मनी बैक गारंटी, वो तो दान ही है ना। सो यू टुक मनी एंड दे आर नॉट हैप्पी, गिव इट बैक। बट कोई कोई कस्टमर होते हैं कि इसके बावजूद या गिवन बैक द मनी ऑल्सो आपके लिए वो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया में डाल देते हैं या फिर 4 लोगों को बुरा बोलते हैं। देखो हो गया रिलेशन खत्म, यू आर वेरी डिफिकल्ट कस्टमर। फिर पता चलता है कि बेसिकली इस इंटेंशन इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बट गिविंग अ बैड नेम। फिर आता है भेद, तो हमें शायद उनको दूर ही रखना चाहिए। ऐसे कस्टमर्स एक्चुअली सिर्फ नाम के लिए कस्टमर है लेकिन वो आपके शत्रु है। या दंड, फिर होता है लास्ट जो बहुत ज़रूरी है इन द फाइनल स्टेज, शायद आपको उसके साथ युद्ध करना पड़े, दंड। तो जैसे लीगल कोर्स लेना पड़े, तो टुडे अगर कस्टमर आपको सू कर सकता है लीगली, यू कैन ऑल्सो सू ए कस्टमर। वो लोगों को पता नहीं ऐसे कैसे कर सकते हैं, कस्टमर इज द किंग। नो, ओनली द कस्टमर विद द राइट एटीट्यूड शुड बी ट्रीटेड लाइक ए किंग। वाओ। लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई दोष निकाल रहे हो या उसकी नीयत ही बुरी हो, तो हमें भी अपनी जो डिग्निटी है, अपना जो ऐसे कहते हैं कि अस्मिता, उसे भूलनी नहीं चाहिए। सो रिमेंबर वन थिंग, कस्टमर इज गुड एज लॉन्ग एज द कस्टमर इज प्रिंसिपली गुड, बट द कस्टमर इज बैड आई कैन बी वर्स देन यू। सो बट कई बार ऐसे होता है ना कि हमने सर्विस डिलीवर कर दिया, एंड लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि हमने कोई सर्विस डिलीवर किया या ट्रेनिंग डिलीवर किया, एंड स्टार्टिंग में वो कस्टमर ने अप्लाई किया वो ट्रेनिंग, वो लर्निंग, बहुत अप्रिशिएट किया, सब हो गया, बट फिर भी टाइमली पे नहीं करते। तो सर ये केस में क्या करें? बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेमेंट्स अटक जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ एथिक्स एंड इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ रियल प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्विस डिलीवर की, अब हमने एग्री किया कि इतने समय में आपको पेमेंट करना है, 1-2 दिन इधर उधर हम भी समझ सकते हैं, बट होता क्या है कि बेसिकली उसका इंटेंशन है कि पे नहीं करना। तो फिर देन यू शुड लर्न द लेसन और नेक्स्ट टाइम उनके साथ काम मत करो। सेकंड, हो सकता है रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बेसिकली सोचता है कि नहीं यार, नहीं देगा तो क्या होगा, ये हो गया एक एटीट्यूड। बट हो सकता है उसका कैश फ्लो है, उसका पैसे नहीं हो, तो आप उसे 1-2 बार सपोर्ट कर सकते हो। बट रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ही मे नॉट बी योर राइट कस्टमर। इसलिए बहुत सारे कंपनीज में जो CFOs होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, दे एक्चुअली से पहले एडवांस में पैसा ले लो, फिर सर्विस करो, और सर्विस से खुश नहीं तो पैसा वापस करो। करेक्ट। सो व्हाट हैपेंस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस की। एंड इनिशियली स्टार्टअप में होता ही है कि हम जब पैसे के बारे में हमें समझ नहीं होती तो हम सर्विस देते जाते आउटस्टैंडिंग बढ़ते जाते हैं। लेकिन वन पॉइंट यू टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, वी हैव टू गेट द मनी एट द राइट टाइम। इनफैक्ट एक लेवल पे ऐसा हो गया है कि स्पेशली यूरोप और अमेरिकन कल्चर में यू पे द मनी फर्स्ट, एटलीस्ट एडवांस तो दे दो, इफ नॉट 100%। सो दिस इज वेयर वी कम इनटू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और वहाँ पे क्लैरिटी की जरूरत है। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट इन द इनिशियल स्टेज, बट सीखते सीखते वो समझ में आता है कि बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्लियर फाइनेंशियल डिस्कशंस एंड डिलीवरी।
नहीं होता है तो डोंट डील विद दैट पर्सन इन द लॉन्ग रन। सर बट कई बार एक होता है ना कि मे बी व्हेन वी हैव लिमिटेड कस्टमर्स और क्लाइंट्स, तो एक बिजनेस में भी फिर वो अफेक्ट हो जाता है कि अगर हमने इनको जाने दिया देन कैसे कैश फ्लो मैनेज होगा, कैसे फ्यूचर होगा, काफ़ी कोई ये थॉट्स आते हैं, तो ये वो कैसे मैनेज करें? आपने आपका सवाल का जवाब सवाल में ही दे दिया। कैसे? When we have limited customers, that's where the problem is. Why should you have limited customers? Why can't you expand your customer base? For example, आपके पास 5 कस्टमर है, ओके, पैसा नहीं दे तो अटक गए। अब आप सोचोगे 5 कस्टमर चले जाएंगे। दुनिया में क्या सिर्फ 5 ही लोग हैं? There are 8 बिलियन पीपल, 800 करोड़ लोग हैं। भारत में 140 करोड़ है। तो why don't you expand? In fact, there's a management theory, मेरे एक अच्छे मित्र है, वो अच्छा बोलते हैं, if your business is dependent on any customer more than 20%, that means a risky business. तो आपके पास 5 कस्टमर हैं, तो इफ़ यू मल्टीप्लाइड बाय 5, आपके पास एक्चुअली 25 कस्टमर होना चाहिए। एक कस्टमर अगर पे नहीं करे तो आपके पास और 20 कस्टमर है। सो हमारा प्रॉब्लम क्या था, उसी कस्टमर में अटक जाते हैं। हमें ये समझना है कि बेसिकली ओवर डिपेंडेंट ऑन एनी कस्टमर इज नॉट गुड। ओके, इसका मतलब नहीं कस्टमर को छोड़ दो, बट आपको हर साल एक बार देखना है कि कितने नए कस्टमर आए। ये सेल्स में कहता है योर सेल्स फनल शुड ऑलवेज बी न्यू। तो नए नए कस्टमर आओ, सब नहीं रुकेंगे, कोई चले जाएंगे। तो अगर ये 5 भी निकल गए, आपके पास और 20 है, फिर और प्रयत्न करो, 100 करने की कोशिश करो। दैट वेयर ग्रोथ ऑल्सो हैपन्स। सो डिपेंडिंग ऑन एनी कस्टमर इज वेरी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी, क्योंकि हमको ये माइंड सेट है कि नहीं यार ये चले गए तो क्या। ये इनिशियली होता है स्टार्टअप बिजनेस में, आप नए हो, आपको समझ में नहीं आता और डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि अपना छुरा जो है आप गलत हाथ में दे रहे हो। यू आर गिविंग द राइट नाइफ इन द रॉन्ग हैंड्स, दे कैन मिसयूज इट अगेंस्ट यू। तो ऑलवेज बी केयरफुल दैट यू शुड कीप ग्रोइंग योर कस्टमर बेस एंड कीप लुकिंग आउट फॉर न्यू कस्टमर्स ऑल्सो। वाओ सर, कुछ ऐसे सूत्र मुझे आप बता सकते हैं कि जो आज के बिजनेस की दुनिया में भी रेलेवेंट है? बहुत सारे सूत्र हैं। एटीट्यूड की बात करें तो जो फेमस है प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे एक राजा का एटीट्यूड क्या होता है। सो इफ़ यू आर ए बिजनेस लीडर, तो आप एक राजा हो या रानी हो, तो आपका जो एटीट्यूड होता है वो है कि कस्टमर को हम कैसे खुश रखें। लेकिन हमने अभी जो डिस्कस किया सुख और हितकारी क्या है कि बेसिकली हो सकता है कस्टमर मेरे हितकारी नहीं हो, इज अ प्रॉब्लम क्रिएट। तो प्रजा के सुख में राजा का सुख है, लेकिन शायद वो बिजनेस के हितकारी नहीं हो, तो वो भी समझना चाहिए। एक और जो मेरा फेवरेट है जो सूत्र है वो है अर्थ एव प्रधानः। तो चाणक्य अगर आप देखो इज एन इकोनॉमिस्ट, और वो कहते हैं कि बहुत सारे डिसीजंस एंड मेजर डिसीजंस आर ऑल फाइनेंशियल। तो अगर आप पैसे के बारे में नहीं सोच रहे हो तो गलत कर रहे हो, आप पैसे के बारे में ही सोच रहे हो तो भी गलत कर रहे हो। तो यू शुड नॉट बिकम मनी माइंडेड, यू शुड बी मनी कॉन्शियस। और अर्थव्यवस्था व्यवहार जो बोलते हैं इन ट्रांजैक्शंस, इफ यू हैव क्लैरिटी ऑन मनी, बिलीव इट्स अ गुड रिलेशनशिप। वरना हम पैसे के डिस्कस नहीं करते हैं, पैसे के बारे में सोचते नहीं है, फिर रिलेशन भी खराब हो जाता है, पैसा भी नहीं मिलता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द अर्थ एव प्रधान। और एक अगर मैं सूत्र बोलूँ एंड वो है दंड के बारे में, तो तीक्ष्ण दंड मृदु दंड। तो तीक्ष्ण दंड मतलब क्या, बहुत जो ज़्यादा जो लीडर होता है जो पनिश करता है तीक्ष्ण, तो उससे लोग डर जाते हैं। मृदु दंड बिल्कुल पनिशमेंट नहीं देता, तो कभी अरे ये तो हमारा बॉस है कुछ नहीं करता, यू विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड। एंड तो तीक्ष्ण दंड नहीं होना चाहिए और मृदु दंड नहीं होना चाहिए, यथार्थ दंड मतलब द राइट पनिशमेंट शुड बी गिवन, द राइट एक्शन शुड बी टेकन। बहुत सारे लोग बिल्कुल पनिश नहीं करते या ओवर पनिश करते हैं। सो ये मैनेजमेंट का जो है कि यू शुड एक्चुअली नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। जैसे हमारे पेरेंट्स के बारे में कहते हैं कि स्पेशली माँ के बारे में, वो मैं प्यार तो करती है लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है वो एक डांट भी देती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा बहुत यू शुड बी लविंग एंड केयरिंग, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो हाउ टू डिसिप्लिन। तो चाणक्य कहते हैं कि यथार्थ दंड एक्चुअली गिव्स यू रेस्पेक्ट। ओके सर, इसलिए इवन आप कॉर्पोरेट चाणक्य में भी लिखते हैं कि अ डिमांड हैज़ टू बी मेड ओनली वंस। इसको सर अगर आप थोड़ा इलैबोरेट कर पाएं। एक ही चीज़ अगर आप बार बार करो तो उसका वैल्यू नहीं रहता। जैसे मुझे याद एक चेयरमैन ऑफ ए कंपनी है मेरे, वो बहुत अच्छे मित्र हैं,
एंड इस बिजनेस इज मोर देन थाउजेंड्स ऑफ करोर्स. तो मैंने को बोला तेरा तो दुनिया भर में ऑफिस है, यू आर मैनेजिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हाउ डू यू एक्चुअली रन सच अ बिग कंपनी. तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी. हम दोनों फ्लाइट में थे, तो मैंने बोला सर आप बताइए कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बोले देयर इज सिस्टम कॉल रिव्यू. तो रिव्यू मतलब क्या होता है, हम लोग हमारी टीम के साथ हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, या पूरा टीम सब लोग साल में एक बार मिलते हैं. तब मुझे जो पूछना है मैं एक ही बार पूछता हूँ, क्योंकि अगर मैं बार बार को पूछूंगा तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा. लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो एकदम ऐसे तो फर्मली पूछता हूँ क्यों नहीं हुआ, उसे समझ में आ जाता है. लेकिन हम बार बार करें ये भी चाहिए और चाहिए और चाहिए, देन यू लूज योर वैल्यू. मैं ये नहीं कहता कि ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है हमेशा, लेकिन जैसे कोई कोई टीचर्स होते हैं एक ही बार पूछते होमवर्क नहीं किया, लेकिन पूरे क्लास के आगे पूछते हैं. तो फिर आपको लगता है अरे यार अगली बार टीचर बोलते होमवर्क करके जाओ. तो आप देखना कि एक बार सबके आगे पूछना एंड 1 to 1 बार बार पूछना विच इज़ मोर इफेक्टिव. इसीलिए राजा को सोच के एक ही बार, कहते हैं ना यू हैव टू शार्पन द नाइफ बट कट ओनली वंस. बट ऐसा करो कि इफेक्टिव और आपका काम भी हो जाए. तो जैसे ऐसे कहावत है कि टू मच अवेलेबिलिटी किल्स योर वैल्यू, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बहुत सच भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है. इसका मैं बताऊं कि इफ यू आर नॉट अवेलेबल देन यू आर नॉट ए लीडर. फिर क्या होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी सेमिनार या वर्कशॉप्स में, लेट्स से देयर इज नंबर 1 वो लीडर है, नंबर 2 इज अ लीडर, नंबर 3 इज प्रजा. जैसा राजा है, सेनापति है, और सेना है या प्रजा है. इफ नंबर 1 इज नॉट एक्सेसिबल टू नंबर 3, नंबर 2 विल बिकम नंबर 1. ओके. तो आपने क्या दिया, आप तो एक्सेसिबल नहीं हो, तो लोग आपको अपने प्रॉब्लम समस्या बोलना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सेसिबल ही नहीं हो. तो आप क्या करते हो, नंबर 2 को बोलते हो इसको बताओ. धीरे धीरे क्या होगा, जो लोग हैं और नंबर 2 के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं. करेक्ट. एंड नंबर 2 ऑलवेज वांट्स टू बिकम नंबर 1. तो हमें समझ में नहीं आता कि कब ये नंबर 2 नंबर 1 बनी. तो नंबर 1 शुड बी इन टच विद नंबर 3. अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इतना भी अवेलेबल ना हो जाए कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. करेक्ट. तो उसमें सिस्टम्स की बात आती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बी अवेलेबल बट डोंट बी अवेलेबल ऑलवेज. इसका एक आपको उदाहरण बोलूँगा. जब मैं नेपाल में था जी. अब आपको शायद पता होगा कि नहीं पता है कि नेपाल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, अभी भी है. लेकिन वहाँ पे एक सिस्टम है जो चाणक्य का आज भी अप्लाई करते हैं. और जैसे बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत सारे राजघराने थे, वो भी चाणक्य सीखते थे. तो वहाँ पे एक जैसे न्यायाध्यक्ष है, द जस्टिस लीगल सिस्टम. तो एक कॉमन मैन है, कोई गांव में रहता है, अभी वो उसको न्याय चाहिए तो कोर्ट में जाता है. एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो उसको न्याय नहीं मिलता. तो चाणक्य ने क्या कहा था, यू कैन गो टू द किंग डायरेक्टली. तो नेपाल में ऐसा सिस्टम है कि जो महल है, राजा का दरबार या बोलते हैं, या फिर राजघर, तो पैलेस, उसके बाहर एक बेल है, आज भी है वो. ए कॉमन मैन कैन गो एट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, रात को 2 बजे भी जाके बेल बजा सकते हैं. एंड दैट बेल हैज़ टू बी डायरेक्टली अटेंडेड बाय द किंग. और वो वहाँ की जो सिपाही है, सिक्योरिटी गार्ड, दे कैन नॉट स्टॉप. वो गाँव का आदमी आके डायरेक्टली, अभी वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. और क्यों, और अगर उसने रात को सोते सोते 2 बजे बेल सुना तो राजा हैज टू कम आउट फ्रॉम द पैलेस. बोलते क्या हुआ, इतना क्या बोला, बोलते आपके लोग करप्ट है, आपके लोग मुझे सुनते नहीं. सो इज अवेलेबल बट यू डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. करेक्ट. जैसे भारत में आज भी सिस्टम है और मैंने खुद ही अप्लाई किया है. यू कैन राइट डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू गेट अ रिप्लाई. हमने कभी ट्राई नहीं किया. आजकल हम बात करते हैं आरटीआई, बट मुझे अभी याद है आरटीआई के पहले की बात है. मैंने तब एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति डायरेक्टली, एंड दैट टाइम इट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ओके, तो मैं लिख के भूल गया. 1 महीने के बाद मुझे रिप्लाई आया विथ हिज सिग्नेचर. वाओ. सो दैट मीन्स सिस्टम है, लेकिन हम सिस्टम को जानते नहीं. सो इफ यू आर टू अवेलेबल इट इज़ नॉट गुड. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने पत्र लिखा तो आ गया, बट आया, लेकिन 1 महीने के बाद आया. सी ही अटेंडेड टू माई केस. वो शायद होगा कि उनका समय की कमी है इसलिए 1 महीना लग गया, लेकिन आया ज़रूर. सो दिस परफेक्ट बैलेंस, यू हैव टू बी अवेलेबल येट डोंट लाइक पीपल टू टेक यू फॉर ग्रांटेड, इज लीडरशिप क्वालिटी. वाओ.
सर आचार्य चाणक्य मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, देयर इज नो कंपैरिजन उनके केस में। बट सर अगर किसी को एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना हो तो उसके लिए क्या स्टेप्स है? सिंपल है, देयर इज अ सेइंग, इफ यू वांट टू बी अ मैग्नेट, नो देन ट्राई टू बी विथ मैग्नेट्स। तो आप आयरन फाइलिंग बोलते हैं, या फिर एक लोहा का टुकड़ा अगर वो लव चुंबक के साथ रहे जी तो उसमें भी वो गुण आ जाएंगे। जी सो इफ यू वांट टू बी अ स्ट्रैटेजिस्ट, सराउंड योरसेल्फ विद स्ट्रैटेजिस्ट। तो ऐसा अपने देश में या अपने आजू बाजू में बहुत सारे लोग होते हैं जो बुद्धिमान होते हैं, अनुभवी होते हैं। और जैसे हमने बात किया वृद्ध संयोग, तो ऐसे जो स्ट्रैटेजिस्ट है, जैसे मैं खुद बहुत सारे बिजनेस लीडर से खुद भी सीखता हूँ। तो बोलते कैसे इतना अच्छा एडवाइस देते हो, चाणक्य का एडवाइस। मतलब मैंने बहुत सारे रियल लाइफ चाणक्य भी देखे। तो अपने संस्था चला रहे, देश चला रहे, अपने राज्य चला रहे, तो उनके साथ मिलो, उनको सवाल पूछो। तो जैसा आप मुझे सवाल पूछते हैं, मैं भी अपने गुरुजनों से सवाल पूछता हूँ। सो व्हेन यू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद स्ट्रैटेजिस्ट, यू ऑल्सो बिकम ए स्ट्रैटेजिस्ट। सर ऐसे कोई बिजनेस लेसन्स आपकी रियल एक्सपीरियंस में सीखे हो जो आपको लगा कि ये भी आज यू कैन रिलेट विद अर्थशास्त्र? सो भगवान की कृपा है कि मैं बहुत अलग अलग टाइप के बिजनेसेस से डील करता हूँ। जैसे छोटा स्टार्टअप से लेके, स्मॉल बिजनेस से लेके, बड़े बिजनेस, मल्टीनेशनल कंपनी। तो कैसे चाणक्य रिलेवेंट, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। एक कंपनी है इंडिया में, इट्स एन इंडियन मल्टीनेशनल। ओके, इंडियन मल्टीनेशनल मतलब भारत से है, लेकिन मोर देन 200 कंट्रीज उसके ऑफिसेस है। बहुत बड़ी कंपनी है। तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी सेशन के लिए बुलाया था। तो बोर्ड रूम में बैठे थे, तो सब बड़े बड़े लोग वहाँ पे, दे आर ऑल हाईली एजुकेटेड, दुनिया भर में बिजनेस करते हैं। मैंने भी उनसे 4 चीज़ सीखी और मैंने भी उनको 4 चीज़ सिखाया। तो मुझे अभी भी याद है कि 1 महीने के बाद उनमें से जो एक मेरा मित्र है बोर्ड रूम में, उसको पूछा कुछ तो फ़ायदा हुआ क्या चाणक्य का? मतलब फ़ायदा नहीं, हमने अप्लाई भी कर दिया। मतलब क्या अप्लाई किया? तो बोला कि हम लोग चाइना में कंपनी टेक ओवर कर रहे थे। तब इनके लिए बड़ा कंपनी है, तो उनके लिए वो एक चैलेंज था। तो फाइनेंशियल उन्होंने सब देख लिया, आई मीन पॉलिटिकली सब पेपर्स क्लियर हो गए, लीगली सब क्लियर हो गया, और हम लोग साइन ही करने वाले थे, तभी आपका सेशन हुआ। और हमने आपका एक सेशन में से एक चीज़ उठा के अप्लाई कर दिया। आई गॉट एक्साइटेड, बताइए क्या चीज़ है? तो आपने बताया कि चाणक्य जब एक नए राज्य में जाता है तो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करता है, करेक्ट, डिस्ट्रॉय नहीं करता, करेक्ट। तो हमने देखा कि हमारे जो HR पॉलिसीज थे, दे वर इंडियन HR पॉलिसीज टू बी अप्लाइड इन चाइना। हमने उल्टा किया, हमने चाइनीज कल्चर सीखा। उनके नेशनल हॉलीडेज क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे 26 जनवरी वाला वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। उनके फेस्टिवल्स क्या है, तो हमने हमारे फैक्ट्री जो वहाँ पे डाली, वहाँ पे हमने मेक श्योर दैट इट विल बी चाइनीज कस्टम्स, नॉट इंडियन कस्टम्स इन चाइना। और इतना रेस्पेक्ट हुआ। अब ये होगी बड़ी बात, अभी छोटी बात। जैसे कंपनी स्टार्टअप था, तो उनको फंडिंग चाहिए था। तो अभी फंडिंग किया, तो हाँ मुझे याद है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए थे। तो बोले कि सर हम तो छोटे हैं, हमें कोई जानता नहीं है। बोले ये सोच निकालो, आप छोटे हो, लेकिन आपको पता है कि जो बड़े हैं वो भी कब छोटे थे। सो यू मे बी स्मॉल बट डोंट हैव ए स्मॉल एटीट्यूड, ओके, एंड एवरीबडी हु इज एन एक्सपर्ट वाज वंस ए बिगिनर। तो आप भी बड़े हो सकते हो। तो सर बड़े सोच कैसे करना, अभी छोटे हैं। तो उन्होंने चाणक्य ने बताया था, सराउंड योरसेल्फ विद बिग पीपल। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उनके फ्रेंड सर्कल चेंज कर दी। दे स्टार्टेड नेटवर्किंग विद बिजनेसमैन हु आर 100 crores। आप सोचिए कि क्या हो गया, एंड यू विल बी सरप्राइज। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, सर थैंक यू, आपको विश्वास नहीं होगा, हम छोटे हैं, अभी भी छोटे, लेकिन हमको 300 करोड़ की फंडिंग मिल गई। तो सोच बदलना तब होता है जब आपकी परिस्थितियां बदलते हैं। तो आपने देखा एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी चाणक्य का इस्तेमाल होता है, एक छोटी कंपनी भी होता है, और बीच वाले भी। तो मैं कहता हूँ कि चाणक्य को अप्लाई करने के बाद ही, इस्तेमाल करने के बाद ही आपको उसका फ़ायदा होगा। सो कोई भी अगर आपको विचार इस पॉडकास्ट में मिलता है, आप ट्राई करके देखिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको ट्राई किया है, उतारा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड चाणक्य, अप्लाई चाणक्य, एंड लेट मी टेल यू इट वर्क्स। ये आज भी इस मॉडर्न काल में भी इसका फ़ायदा होता है, ट्राई कीजिए। वाह सर, जब क्लाइंट्स को तो डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन कई बार कुछ टीम मेंबर्स ही बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करें? देखिए हर व्यक्ति अलग होता है। जो आज बहुत इजी है कल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और जो डिफ़िकल्ट है कल इजी हो जाएगा। इसलिए आपको यू हैव टू स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल रीज़न फॉर विच ही हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट। ओके,
जैसे हमने अभी बात किया था साम दान दंड भेद की, जी तो अगर आप देखोगे तो वाई आर पीपल डिफिकल्ट, मे बी दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, क्योंकि शायद उनके घर में कोई परिस्थिति ठीक नहीं है, वो ऑफिस में आता है एंड इज ट्राइंग टू थ्रो अराउंड टैंट्रम्स, इज मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट। तो हो सकता है कि हम उनसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो चाणक्य ये कहते हैं कि अगर डिफिकल्ट पर्सन हो या सिचुएशन हो तो दो चीज आपको करनी है, ओके रिमूव द प्रॉब्लम, ओके, और इफ इट इज नॉट देयर टू अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड, रूट कॉज रूट कॉज एनालिसिस, बिल्कुल Okay. सही। अगर कोई डिफिकल्ट है तो उसका रियल रीजन क्या है, हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, बोलते पर्सन डिफिकल्ट, द पर्सन हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर ए रीजन, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज, रिमूव इट एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सर एक केस स्टडी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। कई बार जैसे हम कहते हैं कि ट्रेनिंग में आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो लर्निंग्स है, आपको पता है बहुत वैल्यूएबल है, बट कई बार जो आपकी ऑडियंस होती है, जब आपके क्लाइंट्स होते हैं, वो शायद वो अप्लाई ना करें, एंड हो सकता है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़े कि आई थिंक वी शुड स्टॉप ट्रेनिंग देम, बिकॉज आप अपना टाइम डाल रहे हो, वो भी अपना पैसा डाल रहे हैं, बट समवेयर इट्स नॉट लीडिंग टू वेयर इट हैज़ टू बी। तो सर क्या ये सही डिसीजन है कि हम वो ट्रेनिंग स्टॉप कर दें, कि हम एक स्ट्रैटेजिक पॉज ले? बिकॉज आपने कई बार बताया सेशंस में भी कि इट्स ओके टू टेक स्ट्रैटेजिक पॉज, तो सर यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं? तो कैसे है कि बेसिकली इसमें क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, और मैं आपको दो चीज़ करना है कि अगर आप ट्रेन कर रहे हो और लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसका दो रीज़न हो सकता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रेनेबल। ओके आप कितना भी ज्ञान दो लेकिन सामने वाला तैयार ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा कहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ की बात है, यू शुड नेवर गिव PhD नॉलेज टू ए फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट। दिस इज डीप। तो कि जो मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएट हो गए, तो उनको वो इस लेवल का नॉलेज है, हाई नॉलेज। करेक्ट। बट अगर वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आएगा, फिर वो बोलता है यार मैं तो आपको इतना नॉलेज दे रहा हूँ, तुम नॉलेजेबल हो, पर वो तैयार नहीं है। जो चलना नहीं जानता उसे आप उड़ना सिखा रहे हो। तो पहले हमारी गलती है कि हमें कितना देना है। जैसे एक माँ जानती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है, धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ा दो, करेक्ट। यू कैन चेंज द आइटम। तो उसी तरह से टीचर, एज ए ट्रेनर, आपको कितना देना है। जैसे मैं तो 6,000 सूत्र चाणक्य के पढ़ के एक बात समझ में आए, सबको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, और तुम्हें समझ में आए इसका जरूरी है सबको समझ में आए। करेक्ट। दूसरी बात द स्टूडेंट मे नॉट बी रेडी टुडे बट ही मे बी रेडी टुमारो। तो आपको जो देना है थोड़ा देना है, try to test it, and if they develop a taste for what they have tasted, then give them more. तो ट्रेनिंग में अगर कोई आपके साथ अगर उसका ट्यूनिंग नहीं होता तो शायद हमें परखना है क्यों। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि कोई छोड़ के जा रहा है तो इट्स ओके, वापस आएगा अगर उसको हमारा नॉलेज चाहिए तो। एंड लेट मी टेल यू, एक सिद्धांत है हमारे स्पिरिचुअल गुरु स्वामी तेजवन जी हमेशा बोलते हैं, एवरी गुरु विल फाइंड हिज चेला एंड एवरी चेला विल फाइंड हिज गुरु। लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या, अगर मुझको तंत्र मंत्र सीखना है जिसमें मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, बट देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको उसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो ऐसा गुरु मिल जाएंगे। अब मैं तो लीडरशिप का स्टूडेंट हूँ तो मुझे ऐसे टीचर मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। और कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करो कि मेरा सब्जेक्ट इज द बेस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। तो किसी को शिव जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण अच्छे लगते हैं, किसी को और रिलीजन अच्छा लगता है, किसी को बुद्धिज्म अच्छे लगते हैं, किसी को इस्लाम अच्छा, ठीक है ना। आई मीन हु आर यू टू टेल कि मेरे गुरु मेरा जो संप्रदाय है वही सही है। इफ़ यू लाइक इट ग्रेट। लास्ट बात जो मैं कहूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू योर कर्म। सिखाना आपका काम है, सीखेंगे नहीं ये आपका भाग्य है। तो सिखाना आपका काम है, और आपका सामने वाला सीखता है कि नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे हम कहते हैं वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका नसीब है, सीख लिया तो अच्छा है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गाली भी दे के जाएंगे, तो योर ट्रेनीज मे नॉट अप्रिशिएट योर नॉलेज, बट ऐसे भी होते हैं जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो आपको थैंक यू बोल के जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको आध्यात्मिक थोड़ा होना चाहिए कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। वाह सर, कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, ऐसा कोई मैसेज आप जो देना चाहे कि अगर आपने ये 3 चीज़ें अप्लाई कर दी तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप थ्राइव करोगे? पहली बात, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती ही नहीं है, ये माइंडसेट कर लो। इफ़ यू गिव पावर टू एनी सिचुएशन इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट इफ़ यू से ओके ये तो भगवान ने भेजा हुआ है, तो डिफिकल्ट कुछ होता नहीं है, पहला माइंडसेट।
सेकेंड पॉइंट इज दैट यू शुड हैव ए प्रेयरफुल एटीट्यूड. तो हम हमेशा कहते हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग गॉड हाउ डिफिकल्ट द सिचुएशन इज, टेल द सिचुएशन हाउ बिग गॉड इज. तो अगर आपके पास वो आत्मबल हो और अपने भक्ति की शक्ति हो, सो देन द सिचुएशन विल गेट सॉल्व. थर्ड, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग. ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, आपको लग रहा है, आपने भगवान से प्रार्थना कर ली, चलो यू हैव पॉजिटिव एफर्मेशन, अभी सॉल्व कैसे करना है? टेक एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स. अगेन हमारी बात है वृद्ध सहयोग, एंड लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. वाओ सर, बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट था. हम आई होप इसका हम सेकंड पार्ट भी करेंगे. तो ऑडियंस की डिमांड थी कि साम दाम दंड भेद और कैसे लोगों को हैंडल करना, तो उस पर तो हम आज हमने पॉडकास्ट कर दिया. आपको ये पॉडकास्ट से क्या क्या सीखने मिला और अब आप साम दाम दंड भेद कैसे अप्लाई करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.